हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। और आज हम लोग रिव्यू लेने वाले हैं। हम लोग का जो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही प्यारा बुक है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये बुक है। मैंने पढ़ लिया है ये बुक। मैंने इसलिए आपको बाद में रिव्यू करके बता रहा हूँ कि ये बुक कैसा रहा, पढ़ने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीज़ें इसमें सही है या नहीं है। और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो आपका सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, ये जो मैकग्रॉ हिल के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और नितिन सिंघानिया ने बुक लिखा है। बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है अभी। और इसमें जो स्पेशल चीज़ मुझे ये लगा ना कि ये जो बुक है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन ये कुछ खामी भी लगी थी कि मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, इस बुक की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जो लगा कि इस बुक में क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्या थोड़ी सी डिमेरिट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिमेरिट्स नहीं कर सकते, लेकिन जो आप जब भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो आपका मैट्रिक्स फॉर्म करना, कि आप कैसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका अलग से एक सीरीज़ लाने वाला हूं जिसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया करने वाला हूं। पूरा कंप्लीट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए, ये जो आपका है वो 3rd एडिशन का बुक है। और ये जो कोस्ट की अगर बात करें तो कोस्ट यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है, कोस्ट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर ये काफ़ी कितना कोस्ट पड़ा था मुझे याद नहीं है। आप नेट पे चेक कर सकते हो कितना कोस्ट पड़ा था, इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में। देखिए, बुक का जो टॉपिक है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। देखिए, जो इस बुक है, ये वाला जो बुक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। अगर आप पूरी चीज़ों को पढ़ना चाहो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपको लिमिटेड चैप्टर ही पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी होगा। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड। डी में आपको अदर फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, पेपर क्वालिटी है। पढ़ने में भी तो मज़ा आना चाहिए ना, मतलब कलरफुल पेपर है और चीज़ें देख सकते हो यार कितना कलरफुल कलरफुल है सब चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है। बुक बचपन से हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा बुक रहे जो पिक्चर्स के साथ रहे, तो ये वही है कि यूपीएससी आपको एक बुक तो ऐसा पढ़ने को बोलता है जिसमें आपके पिक्चर रिलेटेड रहे। तो अगर हम लोग बात करें, इसमें जो पहला सेक्शन है वो विजुअल आर्ट का है। और विजुअल आर्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है विजुअल आर्ट से। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी में परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 3rd सेक्शन है कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का कल्चर कैसा है, इससे रिलेटेड है। और इसमें ये जो लैंग्वेज इन इंडिया है ना, ये आपका पॉलिटी से भी रिलेट करता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलीजियस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है बुद्धिज्म जैनिज्म से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आपका डी है वो तो एक्स्ट्रा चीज़ जो भी आपको अलग से रिलेटेड चीज़ रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए, जो मुझे सबसे अच्छा इसमें बात लगा ये कि हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का अलग अलग इसमें मेंशन किया गया है। जैसे इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपका लेके हड़प्पन से लेके जो आपका मॉडर्न पीरियड का जो आर्ट, स्कल्पचर और पोइट्री की बात किया गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार का है और वेटेज रहता है क्वेश्चन का। इंडियन पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन पेंटिंग्स भी। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सा टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसको लाइटली ले सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स उतना आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो वो आपको हैंडीक्राफ्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, चूँकि देखिए इसमें आपका 2019 का दिया है, जबकि ये 3rd एडिशन है तो 2019 का इंक्लूड है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा लाइटली देख लीजिए। और जो आपका यूनेस्को का जो भी लेटेस्ट आता है न्यूज़, वो ज़्यादा रिलेटिवली पूछा जाता है एग्जाम में। इंडियन म्यूजिक की बात करें तो ये आपका प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उतना मेंस में इसका वेटेज नहीं रहता है। डांस फॉर्म, ये भी आपका प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी कल्चरल चीज़ों के बारे में जब पूछ दिया जाता है, एक वन स्टेट टू अदर स्टेट, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, डिफरेंसेस चेक करने के लिए, तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जब आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली दे सकता है ये आपको। इंडियन थिएटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लाइटली पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं इसका। फिर इंडियन पपेट्री, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान के एरिया का जो पपेट्री सिस्टम था वो कैसा था, गुजरात का, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। सर्कस, ये पहले था इंपॉर्टेंट, मगर आज के टाइम में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में करते हैं मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, ये बिल्कुल से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो एक नज़र सरसरी नज़र मान लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का कोई गारंटी नहीं।
लेकिन ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये उतना सूट नहीं करता, और इससे क्वेश्चन आप समझ लीजिए ना के बराबर ही है। लेकिन हाँ, अगर करंट में कोई सिचुएशन हो रहा है तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यूनेस्को से रिलेटेड है ये। फिर सेकंड में आ जाता है कल्चर ऑफ इंडिया, ये आपका थर्ड पोर्शन आ जाता है। तो कल्चर ऑफ इंडिया में जब आपका लैंग्वेज का बात किया तो इसमें सारे लैंग्वेज को आपको जानना है, इंडिया में कौन से लैंग्वेज थे, कौन से लैंग्वेज आया और किस जगह पे कौन से लैंग्वेज है, कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है, आपको इसको भी जानना है। क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ता है, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए आपके लिए क्या सी कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है, क्या क्या उसका स्पेशलाइजेशन होता है क्लासिकल लैंग्वेज का, उसका क्या क्या स्क्रिप्ट है, क्या क्या स्क्रिप्ट थी इंडिया में, क्या कौन कौन सा स्क्रिप्ट अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके। जैसे आपको पता होगा इंडियस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं कुछ स्क्रिप्ट, तो उसके बारे में बात करता है। रिलीजन इन इंडिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी देखिए, जो हम लोग इंडिया में रहते हैं वो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बिलोंग करते हैं, रिलीजियस। तो रिलीजियस से तो आपका क्वेश्चन बनता ही है और हमेशा ही रहता है। मोस्टली जो आपका रिलीजियस मैटर करता है ना, वो बुद्धिज्म जैनिज्म, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिज्म और जो जैनिज्म थे ना, वो उस समय आए थे जब चीज़ें समाज में कर्मकांड आ गया था, उन सबको चेंजेस लाने के लिए बुद्धिज्म जैनिज्म आया था। बाकी लैंग्वेज भी आपके जो हिंदूज थे, इस्लाम थे, सिख थे, जो आपके क्रिश्चियन थे, ये सब कई सारे लैंग्वेज भी है, ये भी आए थे, ये भी चेंजेस लाने के लिए आए थे, सब कुछ सही करने के लिए। लेकिन इन दोनों का जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना है आपको, कैसे बुद्धिज्म आया। तो इसके अगर देखिए, आप लोगों को अगर ये पूरा चैप्टर समझना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़े पहले हिस्ट्री को, आप पहले पढ़ ले अच्छी तरीके से, उसी के बाद इस बुक पे आए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएँ तो आपको ये बुक समझ में नहीं आने वाला, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगी। आप अगर आपको हिस्ट्री सही तरीके से आ रहा है ना, तो आप इस बुक को एक बार भी पढ़ लो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बुद्धिज्म से लेकिन आप देख लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का। साथ ही बात करें इंडियन लिटरेचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम एज, जैसे पिछला बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन सब एज के जो लिटरेचर थे उनका क्या वैल्यूज़ था, उन सब के बारे में भी डिस्कशन होता है। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे भी आपका वेटेज रहता है। स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। स्कूल मेजर्स करते हैं, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना, तो यहाँ गांधार स्कूल, कई सारे स्कूल आपको यहाँ पर मिलेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर में कई सारे फेमस स्कूल मिलेंगे। उनका जो आपका स्कूल को लेके क्या ओपिनियन था, आर्किटेक्चर को लेके क्या ओपिनियन था, इसके के बारे में भी डिस्कशन करना पड़ता है। स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें तो कई सारे स्कूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंडियन सिनेमा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी हो रहे हैं इंडियन सिनेमा को लेके, कोई फिल्म को लेके, जैसे पिछले बार पद्मावत को लेके हुआ था, और हाल में ही आपका कहीं पाकिस्तान में कुछ एक फिल्म को हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको वो एक बैकग्राउंड दे सकता है लिखने के लिए। कैलेंडर इन इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि किस एरिया में कौन सा मेला लगता है और क्यों कोई प्रचलित है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। साथ ही बात कर रहे हैं अवार्ड एंड ऑनर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड एंड ऑनर्स से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में ही नहीं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका लॉ एंड कल्चर। लॉ एंड कल्चर भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हाँ कि कल्चरल, देखिए आप कल्चर पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आपके इंडिया में कौन कौन से कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, आप इसको नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ना, तो ये कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसको आप कनेक्ट करके कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या है और ये रेगुलेट कर रहा है, उन सब चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोइन इन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, ये भी आपका बताएगा, आपका रिलेशन बताएगा कि आपके दूसरे डायनेस्टी के साथ कैसे रिलेशन थे, कैसे ट्रेड होता था, उन सब के बारे में। जो इकोनॉमिकल कंडीशन, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड, इसके लिए आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि आपका जो सातवाहन टाइम था, जो आपका दिल्ली सल्तनत था, है ना, जो आपका गुप्ता जेस था, उस समय आपका इकोनॉमिकल कैसा था, उससे रिलेटेड वहाँ पे कोइन का जो इवोल्यूशन होते गया, कोइन कैसे चेंज होते गए, कैसे कैसे कोइंस पाए जाते थे, उनके बारे में डिस्कशन करना है इस चैप्टर में और स्टडी करना है। बात करें इंडियन कल्चरल अवार्ड कि इंडिया का जो कल्चर है वो दूसरे देशों में कैसे डेवलप किया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। नेक्स्ट आपका जो 26 चैप्टर है, यहाँ पर आपको है
ये फॉरेन ट्रैवलर, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन ट्रैवलर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका ना केवल इसमें बल्कि आपका हिस्ट्री के टॉपिक में है। ये तो आपको जीएस पेपर 1 का ही टॉपिक है बेसिकली, लेकिन जो आपका आप हिस्ट्री का एग्जामिनेशन दीजिएगा, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपका जो फॉरेन ट्रैवलर्स, ये क्या है एक्चुअली में, तो ये सोर्सेस ही है ना। तो जैसे हमने हिस्ट्री में बताया था मैंने आपको कि सोर्सेस होते हैं, कई सारे सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस ही हैं। जो ट्रैवलर आए थे उन्होंने अपने नज़रिए से इंडिया को कैसे देखा और कैसे रिप्रेजेंट किया इंडिया को, तो उसके बारे में ये भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, द सिटी ऑफ सेवन सिस्टर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इससे रिलेटेड एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, जीआई टैग है। देखिए आप इसका मैंने आपको पूरा कंटेंट बता दिया। ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा ये तो इंपॉर्टेंट रखता है ये कि कौन कौन सा कंटेंट है। कंटेंट तो बहुत अच्छा है, कंटेंट के बारे में कुछ कहा ख़राब नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लगी ना कि इसमें आपका क्या दे दिया है, 2019 का तो आपको क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, प्रीलिम्स का मेंस का क्वेश्चन दे दिया हुआ है 2019 का, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी दे दिया गया है ना कि हर चैप्टर के एंडिंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं हर चैप्टर की, ये आपका चैप्टर एंडिंग हुआ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिए कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस ईयर में कौन सा ये जिससे आपको क्या प्रैक्टिस करने में भी सहायता होगा, और कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है आपका। और आपको मैं तो कहूँगा कि आपको ये बुक पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेहतरीन है। आर्ट एंड कल्चर का और भी कई सारे बुक आते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ये काफ़ी चीज़ों को सेपरेट करके काफ़ी ईजी वे में दिया गया है, आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। लेकिन कई सारे बुक्स मैंने पढ़े तो मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशन है, वो इंटर रिलेट नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, कुछ चीज़ें वहाँ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, हड़प्पन की बात करें तो हड़प्पन के बारे में लिखा हुआ है, जब मौर्यन आर्ट की बात कर रहे हैं तो मौर्यन आर्ट के बारे में लिखा, तो मतलब एक सिलसिलेवार कंडीशन में लिखा हुआ है। स्कूल के कुछ स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहे हैं तो अगर जैसे कि मैंने बताया आपको आर्किटेक्चर के बारे में जब हम लोग बात किए तो इंडियन आर्किटेक्चर, उसमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर में जितने सारे भी स्कूल थे उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो बहुत ही अच्छा है ना कि एक ही बार हम लोग टेम्परेचर पढ़ लिए, टेम्पल पढ़ लिया, और टेम्पल से रिलेटेड जितने भी आपकी स्कूल है उसके बारे में और उनका क्या थॉट था, क्या क्या आर्किटेक्चर मैथड थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। कई सारे फिलोसफिकल जो आपका स्कूल है उसके बारे में इसमें भी डिस्कशन किया गया। तो ये बुक तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन बुक है। देखिए इसका अगर वेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विथ है इसका, और या बहुत अच्छा बुक है। यू हैव टू स्टडी दिस बुक एंड यू कैन बाय। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये बुक जरूर खरीदना चाहिए अगर आपको आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने कई सारे सोर्सेज भी देखे। अगर नेट में सोर्सेज की बात करें तो उतने सारे सोर्सेज नहीं है इस टॉपिक को लेके, और नितिन सिंघानिया के भी कई सारे बुक कई सारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मुझे वो टच नहीं मिल पाया। लेकिन जो आप बुक पढ़ के आप जो टच पा सकते हैं वो और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं स्पेशली इसी बुक पे, इसी 3rd एडिशन के बुक पे आपके लिए वीडियो ला दिया करूँगा। हर एक चैप्टर को हम लोग बारीकी से करेंगे, हर एक चैप्टर को शुरू से और बहुत शुरुआत से, और काफ़ी छोटे छोटे वीडियो में बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, या तो मैं स्लाइड ले आऊँगा आपके लिए या फिर आपको समझा दिया करूँगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग। और होप सो अगर आप लोगों को ये बुक पसंद आया तो खरीद लो यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुक है। और या चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार जाते जाते। बाय बाय।